हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको कक्षा 11 का दूसरा अध्याय सजीव जगत के वर्गीकरण यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। क्या होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लास, कौन कौन से किंगडम आते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे हम व्हाट इज क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है या वर्गीकरण क्या है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो इस धरती पर बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। उन सभी जीवों को एक दूसरे के सामान्य और विपरीत लक्षणों को देख करके अलग अलग समूह में रखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है? एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिसमें सिमिलर ऑर्गेनिज्म और डिससिमिलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है। तो क्लासिफिकेशन जरूरी है क्योंकि हमारे धरती पर बहुत सारे प्रकार के जीव पाए जाते हैं और सभी के बारे में एक एक करके पढ़ना बहुत कठिन काम है। उस अध्ययन में सुविधा के लिए, पढ़ाई में सरलता के लिए, स्टडी में इजीनेस के लिए क्लासिफिकेशन आवश्यक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। देन इसी प्रकार से सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि सजीव जगत का वर्गीकरण, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सजीव जगत के वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। तो हेडिंग आप भी डाल लीजिए, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, आप हमेशा कॉपी पेन के साथ बैठेंगे तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और होगा और समझ में भी काफ़ी अच्छे तरीके से आपको आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सबसे पहले अंग्रेजी में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर एंड डिससिमिलर कैरेक्टर्स। ठीक है, चलिए तो हम कहेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज ए process by which is a process of grouping of living organism on the basis of their similar and dissimilar character। ठीक है, यानी कि जीवों का वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण एक प्रक्रिया है। जीवों का वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें सजीव को उनके समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर समूहों में बांटा गया है। समूहों में बांटा
गया है। ये बात समझ में आई? ये हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की ओर, यानी कि वर्गीकरण की ज़रूरत क्या है, क्यों हम वर्गीकरण करते हैं, इसके बारे में। फटाक से आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए हम बात कर रहे हैं नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता, इसको देखेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर हम बात करें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी अध्ययन में सुविधा के लिए, यानी कि क्लासिफिकेशन इज नीड फॉर द कन्वेनियंट स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या? क्लासिफिकेशन इज नीडेड फॉर द convenient study of living organism, यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता जीवों के अध्ययन में सुविधा के लिए है। जीवों के अध्ययन में सुविधा के लिए है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो क्लासिफिकेशन हेल्प करता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वर्गीकरण होता है वो विभिन्न प्रकार के जीवों को सही पहचान में मदद करवाता है। यानी कि हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज, ठीक है, टू करेक्ट आइडेंटिफाई, of different organisms, यानी कि वर्गीकरण अलग अलग जीवों की सही पहचान के लिए, आवश्यक है, सही पहचान के लिए आवश्यक है। आगे हम चलते हैं, तो इट हेल्प टू नो द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लासिफिकेशन के द्वारा ही हमें जीवों के उत्पत्ति एवं विकास की पता चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन हेल्प टू नोन द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिखेंगे क्या हम अगले पॉइंट में? अगले पॉइंट में हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन helps to know the origin and evolution of organism, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या हिंदी में इसको? हिंदी में लिखेंगे वर्गीकरण से, या वर्गीकरण जीवों के
विकास एवं उत्पत्ति की जानकारी में मदद करता है। ये 3 पॉइंट इनफ है आपको क्लासिफिकेशन की नीड समझाने के लिए किसी भी व्यक्ति को। तो मैं आशा करता हूं कि ये नीड ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण की आवश्यकता भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फटाक से आप इस पॉइंट को भी नोट कीजिए ताकि हम अगले पॉइंट की ओर चलें, और अगला पॉइंट होगा ओरिजिन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये वर्गीकरण की आवश्यकता तो हमने देख लिया, लेकिन ये वर्गीकरण की शुरुआत किसने की, वर्गीकरण की उत्पत्ति कहाँ से हुआ। यानी कि हम बात करेंगे अभी हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 2 लाइन का डेफिनेशन है। उसके बाद मैं सभी चीज़ों को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा, जो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मेरा वादा है अगर आप पूरा वीडियो सही से देखते हैं तो आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ना समझ में आए। तो चलिए अब फटाक से इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर शुरू करते हैं हम अगले सिरे से, जहां पर हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन या ओरिजिन ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। शुरू करें, ये हो जाएगा ओरिजिन ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण की उत्पत्ति, वर्गीकरण की उत्पत्ति। अब आपको मैं एक कहानी छोटा सा सुनाऊं तो एक जो आपकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, उसको शुरू करने वाले एक ग्रीक फिलोसफर थे, यानी कि ग्रीक दार्शनिक थे, जो आपके बायोलॉजी के फादर भी जाने जाते हैं, जिसको हम एरिस्टोटल कहते हैं। उन्होंने इस धरती पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको 2 भागों में बांट दिया। जितने भी सजीव थे इस धरती पर उसको 2 भागों में बांट दिया। पहला क्या था, पहला तो उन्होंने बांट दिया पौधों जगत में, दूसरा बांट दिया उन्होंने जंतु में। ठीक है, अब कहानी क्या है उसको हम समझेंगे। तो हम लिखेंगे द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बीइंग विथ एरिस्टोटल हु इज द ग्रीक फिलोसफर ऑफ जर्मनी, ग्रीक फिलोसफर एंड आल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मैं इधर लिखता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन began with Aristotle. ठीक है, एरिस्टोटल क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 2 पार्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सजीव जगत का वर्गीकरण की शुरुआत अरस्तु ने किया था। दूसरी बात, अरस्तु ने सभी सजीव को 2 भागों में बांट दिया। समझ में आया? इतने पॉइंट को आप नोट कीजिए, फिर कौन कौन से 2 भाग थे उसको मैं बताता हूं।
चलिए शुरू करते हैं। तो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन, ठीक है, अरस्तु का वर्गीकरण। पद्धति, सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन, सिस्टम ऑफ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो यहां पर क्या हुआ था, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, यानी कि जितने भी सजीव थे या जीव थे, उसको दो भागों में बांटा उन्होंने, बड़े ही प्यार से, बड़े ही मार्मिकता से। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी यानी कि जगत पादप में। दूसरा उन्होंने बांटा किंगडम एनिमालिया, जिसको हमने कहते हैं जगत जंतु। अब इन्होंने किंगडम प्लांटी में किन किन चीजों को रखा उसको भी देखते हैं। तो किंगडम प्लांटी में इन्होंने रखा हर्ब को, सर्ब को और प्लांट्स को। हर्ब मतलब इन्होंने रखा घास को, झाड़ियों को रखा और पौधों को रखा, इसमें किंगडम प्लांटी में। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं जो आपकी किंगडम एनिमालिया है, इसको उन्होंने वापस से दो भागों में बांटा। वापस से दो भाग कौन कौन से आ गए बेटा यहां पर? तो पहला भाग आ गया इनैमा, दूसरा भाग आ गया एनैमा। इनैमा एनैमा दो भागों में बांटा। इनैमा का मतलब क्या होता है? विथ, या हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म हैविंग आरबीसीज, यानी कि जीव जिसके पास आरबीसी है। ठीक है, इधर ऑर्गेनिज्म विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी यानी कि जीव जिसके पास आरबीसी नहीं है, उसको रखा एनैमा, हिंदी में भी एनैमा, इंग्लिश में इनैमा, जिसको उनमें रखा जिसके पास आरबीसी है। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा आपका मैमल यानी कि स्तनधारी, एवीज यानी कि पक्षी, फिशेस यानी कि मछली, ईटीसी यानी कि एम्फीबिया वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। यहां पर बात करें तो क्या आ जाएगा? यहां पर कॉकरोच, कॉकरोच जिसको हम कॉकरोच को कॉकरोच या तिलचट्टा कहते हैं। कॉकरोच, नाइडेरियंस, आदि को रखा उन्होंने एनैमा के अंदर। ये था अरस्तु के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन, जो कि उनके समय में काफी ज्यादा मान्य था और सही भी था। जैसे जैसे समय बीतता गया जरूरत और भी बढ़ती गई। ठीक है, स्टडी में और भी इजीनेस की आवश्यकता पड़ी, पढ़ाई में और भी सुविधा की आवश्यकता पड़ी। फिर उसके बाद उत्पत्ति होता है कैरोलस लिनियस साहब का। कैरोलस लिनियस साहब को जाना जाता है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से, यानी कि वर्गीकरण के जनक के नाम से। इन्होंने ही एक क्लासिफिकेशन में रिवॉल्यूशन लाया, एक क्रांति लाया और शुरू किया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि दो जगत वर्गीकरण। फिर उसके बाद 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत, 5 जगत, 6 जगत,
इस प्रकार से वर्गीकरण की पद्धतियां आती गई। तो बारी बारी से हम बात कर रहे हैं, सभी के बारे में समझेंगे। चलिए आज ही के इस क्लास में नोट कीजिए इस पॉइंट को। ठीक, चलिए बात कर रहे हैं हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं दो जगत वर्गीकरण पद्धति। दो जगत वर्गीकरण पद्धति की बात कर रहे हैं। तो दो जगत वर्गीकरण पद्धति किसने दिया? तो गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कौन थे भाई? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने दो जगत वर्गीकरण पद्धति को दिया था। तो यहां पर बातें मैं आपको इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में सब कुछ समझाऊंगा ताकि टाइम भी बचे, आपको बोरियत भी ना हो। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या किया उन्होंने? ऑर्गेनिजम्स को लिया, यानी कि जीवों को उन्होंने लिया, दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से दो भाग? पहला बांट दिया उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर, यानी कि जगत पादप के अंदर, हिंदी वाले लिखते रहे। इसको बांट दिया इन्होंने किंगडम एनिमालिया में, यानी कि जगत जंतु में बांट दिया। ये भी लिख लो। अब इन्होंने क्या किया? किंगडम प्लांटी के अंदर रखा किसको किसको, कौन कौन से जीवों को इसमें रखा? तो किंगडम प्लांटी में इन्होंने रखना शुरू किया एल्गी को, जिसको हम शैवाल कहते हैं। उसके बाद इन्होंने रखा इसको ब्रायोफाइटा को, जिसको हम ब्रायोफाइटा ही कहते हैं। उसके बाद इन्होंने रखा टेरिडोफाइटा को, जिसको हम टेरिडोफाइटा ही कहते हैं। उसके बाद इन्होंने रखा इसमें जिम्नोस्पर्म को, किसमें? पादप जगत में, जिसको हम अनावृत बीजी कहते हैं। उसके बाद इसने इन्होंने रखा एंजियोस्पर्म को, जिसको हम आवृत बीजी कहते हैं। ये आपका मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है। इसके बाद इसमें इन्होंने रखा फंजाई को, जिसको हम क्या कहते हैं? कवक। इसके बाद इसने इन्हें में रखा बैक्टीरिया को, जिसको हम जीवाणु कहते हैं। इन सभी चीजों को क्या रखा उन्होंने? किंगडम फंजाई में रख दिया। फिर आते हैं किंगडम एनिमालिया में। तो किंगडम एनिमालिया में इन्होंने रखा स्पंज को, जिसको हम स्पंज कहते हैं, इंग्लिश में साइकॉन कहते हैं। उसके बाद इन्होंने रखा फ्लैट वर्म को, चपटे कृमि को रखा, जो आंत की परजीवी होती है। इसके बाद इन्होंने रखा एवीज को, यानी कि पक्षी वर्ग। फिर इसके बाद इसमें इन्होंने रखा फिशेस को, यानी कि मत्स्य वर्ग को। फिर इसके बाद अगर हम बात करें आगे क्या रखा इन्होंने? मैमल्स को रखा, स्तनधारी। फिर इसके बाद इन्होंने इसी में रखा एम्फीबिया को, उभयचर को। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? कैरोलस लीनियस ने दो जगत पद्धति के अनुसार सभी जीवों को दो भागों में डिवाइड कर दिया, और ये सही भी था उस समय। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये दो जगत पद्धति जो है वर्गीकरण की, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर कैरोलस लीनियस ने ज्यादातर लक्षणों को नहीं देखा, केवल एक या दो लक्षणों को देख करके उन्होंने सभी जीवों को क्या कर दिया?
क्लासिफाई कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, सभी जीवों को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, अलग कर दिया। उन्होंने लक्षण क्या देखा, उन्होंने लक्षण क्या देखा, तो वर्गीकरण के लिए उन्होंने क्या आधार माना, वर्गीकरण के आधार, किसके लिए, दो जगत पद्धति के लिए वर्गीकरण की आधार क्या थी, कोशिका भित्ति। क्या थी भाई, कोशिका भित्ति। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्या था, सेल वॉल, ये था बेस ऑफ क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल का। अब अगर हम बात करें ड्रॉबैक क्या है, क्या क्या गलतियां थी जिस वजह से ये दो जगत वर्गीकरण पद्धति फ्लॉप हो गई। दो जगत वर्गीकरण पद्धति यानी कि टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नाम की जो मूवी थी वो फ्लॉप क्यों हो गई, क्यों नहीं चली, इसकी बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ड्रॉबैक यानी कि हम बात करें खामियों की, ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी कि दो जगत वर्गीकरण पद्धति की खामियां। ठीक है, दो जगत वर्गीकरण पद्धति की खामियां यानी कि कमियों की बात कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा बट डोंट माइंड। खामियां क्या थी, पहली खामियां उसकी थी, इन्होंने फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म केप्ट विथ नॉन फोटोसिंथेटिक, हिंदी वाले मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने प्रकाश संश्लेषी जीवों को क्या किया, अप्रकाश संश्लेषी जीव के साथ रख दिया। यह सबसे बड़ी कमी थी। दूसरी कमी क्या थी उनकी, दूसरी कमी उनकी आ गई ये कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म केप्ट विथ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो हिंदी वाले भाई साहब नोट करिए कि स्वपोषी जीवों को उन्होंने क्या कर दिया, परपोषी जीवों के साथ रख दिया। ये दूसरी खामियां थी। तीसरी खामी की बात कर रहे हैं, तीसरी खामी में हम बात करते हैं तो तीसरी खामी में आपका ये आ जाता है इसमें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केप्ट विथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रख दिया, यानी कि जितने भी एक कोष की जीव थे उसको बहुकोष की जीव के साथ रख दिया। ये हो गई उसकी दूसरी खामी। तीसरी खामी की बात कर रहे हैं तो ये है। तो इस प्रकार से तीन खामियां थी, तीन कमियां थी जिस वजह से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हुआ, फ्लॉप हो गया, नहीं चला। फिर आता है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि तीन जगत वर्गीकरण पद्धति। तो फटाक से आप इस तीनों पॉइंट को नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषी जीव को, प्रकाश संश्लेषी जीव को अप्रकाश संश्लेषी जीव के साथ रखा। अगला पॉइंट क्या है गया भैया, स्वपोषी को परपोषी के साथ रखा।
तीसरी पॉइंट क्या है, एक कोशिकीय जीव को बहुकोशिकीय जीव के साथ रखा। ये खामियां थी उनकी। तो फटाक से आप खामियों को नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की ओर। तीन जगत वर्गीकरण पद्धति की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो आपके किंगडम प्लांटी थी वो प्लांटी ही था। किंगडम एनिमालिया को किंगडम एनिमालिया ही रहने दिया गया। इस सिस्टम को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है अर्नेस्ट हेकल। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमालिया से मिला करके कुछ जीवों को निकाला गया और इसको रखा गया किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, जगत प्रोटिस्टा में रखा गया। जगत प्रोटिस्टा में किस किस ऑर्गेनिज्म को निकाला गया, तो आप थोड़ा सा पीछे वाले टू किंगडम को खोलकर रखिए, वहां पर देखिए। यहां पर रखा गया फंजाई को रखा गया, बैक्टीरिया को रखा गया, आर्की बैक्टीरिया को रखा गया, डायएटम्स को रखा गया। और इस प्रकार से यहां से फंजाई हट गया, बैक्टीरिया हट गया, आर्की बैक्टीरिया हट गया और यहां से डायएटम्स हट गए, ठीक है। ये हो गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, यानी कि चार जगत वर्गीकरण पद्धति में क्या किया गया, तो चार जगत वर्गीकरण पद्धति को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कॉपलैंड, ठीक है। क्या नाम है, कॉपलैंड। तो चार जगत पद्धति में क्या है, एक तो आपका किंगडम प्लांटी था ही, इधर किंगडम एनिमालिया था ही, जंतु जगत था ही, यहां पर एक नया बना था आपका किंगडम प्रोटिस्टा, ये भी था। अब जो आपका नया बना वो बन गया आपका किंगडम मोनेरा। नया जो बना वो बन गया क्या, किंगडम मोनेरा, और इसको देने वाले वैज्ञानिक है कॉपलैंड। तो कॉपलैंड साहब ने क्या किया, इस प्रोटिस्टा से फंजाई को उठाया और फंजाई को उठा करके दे फेंका प्लांटी में। प्रोटिस्टा से फंजाई को उठा रहा और दे फेंका प्लांटी के अंदर। और क्या किया, इस प्रोटिस्टा से इन्होंने बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को भी उठाया और दे फेंका किंगडम मोनेरा के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को उठाया और दे फेंका किंगडम मोनेरा के अंदर, इसको भी स्थान मिल गया और ये भाग गया यहां पर। अब इसमें बचा क्या किंगडम प्रोटिस्टा में, तो किंगडम प्रोटिस्टा में बच गए आपके प्रोटोजोआ, जिसको हम अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह कहते हैं। और बच गया आपका इसमें डायएटम्स, जो पानी के अंदर छोटे छोटे होते हैं। प्रोटोजोआ को हिंदी में प्रोटोजोआ कहते हैं, डायएटम्स को हिंदी में हम डायएटम्स कहते हैं। अंतर क्या है बता दूं मैं आपको, फंजाई को हम कवक कहेंगे, बैक्टीरिया को जीवाणु कहेंगे और आर्की बैक्टीरिया को आर्की बैक्टीरिया कहेंगे। बात समझ में आई है? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में जो आपके कॉपलैंड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उस कॉपलैंड ने क्या किया, किंगडम प्रोटिस्टा से फंजाई को उठाया और दे फेंका प्लांटी के अंदर। किंगडम प्रोटिस्टा से बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया को उठाया और दे फेंका मोनेरा के अंदर। बच क्या गया, यहां पर छोड़ क्या दिया कॉपलैंड ने छोड़ा प्रोटोजोआ और डायएटम्स को। किंगडम एनिमालिया में जो पहले था आपका स्पंज, फ्लैटवर्म, एवीज, फिशेस, मैमल, एम्फीबिया, ठीक है, यानी कि स्पंज,
चिपटे कृमि, पक्षी वर्ग, मत्स्य वर्ग, स्तनधारी और जो उभयचर थे उसको रखा। प्लांटी के अंदर वापस से इन्होंने ऐड कर दिया फंजाई को। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पहले से थे। तो इस प्रकार से ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी पूरा होता है। देन उसके बाद यहां पर मैंने नाम नहीं बदला, ये 4 किंगडम है, ठीक, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है। देन उसके बाद ये भी किंगडम फ्लॉप हो गई। क्यों फ्लॉप हो गई भैया? कि जो आपका फंजाई है वो तो हेटेरोट्रॉपिक है, वो अपना भोजन कभी बना ही नहीं सकता, फिर भी इसको कॉपलैंड ने क्या किया, उठाकर फेंक दिया खुद से भोजन बनाने वाले में, फोटोसिंथेटिक में। तो ये तो गलत है। तो इसके बाद एक नए वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है आर.एच. विटेकर, सदियों के महान वैज्ञानिक, जिन्होंने क्लासिफिकेशन के 5 सिस्टम को दिया, यानी कि सभी जीवों को 5 भागों में बांट दिया। तो फटाक से आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देन आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलते हैं तो आगे की ओर आपको मिल जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति। वैज्ञानिक का नाम है आर.एच. विटेकर, सदी के महान वैज्ञानिक आर.एच. विटेकर ने क्या किया, सभी जीवों को, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को बड़े ही सरलता के साथ 5 भागों में बांट दिया। किसने? 5 भागों में बांट दिया। और यहां पर मैं आपको पूरा लिख करके समझाऊंगा किसमें क्या रखा। पहला तो उन्होंने किंगडम मोनेरा दिया। कहा भाई जो उन्होंने दिया है मैं मानता हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी भी बातें सुनो, क्या करना है। किंगडम मोनेरा दिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, हिंदी में भी जगत प्रोटिस्टा कहेंगे। किंगडम फंजाई, अभी इन्होंने क्या दिया, एक नया, प्लांटी से फंजाई को निकाला और किंगडम फंजाई नाम का एक नया जगत बनाया। जगत फंजाई, जगत कवक नाम का एक नया जगत बनाया। और इसके पहले था किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी पहले था, और ये किंगडम एनिमालिया, बोलो सही है ना। अब इसने क्या किया, आर.एच. विटेकर ने, किसके अंदर कौन कौन से जीवों को रखा उसकी देखते हैं। तो किंगडम मोनेरा के अंदर इन्होंने रखा बैक्टीरिया को, यानी कि जीवाणु को रखा, आर्की बैक्टीरिया को रखा, आर्की बैक्टीरिया को रखा, यू बैक्टीरिया को रखा, सॉरी यू बैक्टीरिया नहीं, साइनो बैक्टीरिया को रखा, और इसके अलावा बहुत सारे को रखा। प्रोटिस्टा में क्या किया उन्होंने, प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा प्रोटोजोअन्स को और डायएटम्स को रखा। फंजाई में इन्होंने अकेले रखा फंजाई को। किंगडम प्लांटी में इन्होंने रखा एल्गी, यानी कि शैवाल, एक बार मैं बता चुका हूं हिंदी नाम, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी को रख दिया इसने क्लास किंगडम प्लांटी में। एनिमालिया में क्या रखा, स्पंज, फ्लैट वर्म, एवीज पक्षी वर्ग जिसको कहते हैं, फिशेस मत्स्य वर्ग जिसको कहते हैं, मछलियां जिसमें आती हैं, मैमल जिसको स्तनधारी कहते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, बंदर आता है, चिंपैंजी आता है, एम्फीबिया जिसमें मेढक आता है, इसको रख दिया उन्होंने किंगडम एनिमालिया में। ये मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल बताया है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है। तो ये हमारे महान वैज्ञानिक आर.एच. विटेकर ने काम किया
कि फंजाई को एक प्रॉपर स्थान दे दिया, एक सही उचित स्थान दे दिया। फिर भी कुछ लोगों को चुल मची, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया आर.एस. विटेकर का कहना। उनके पेट का पानी नहीं पच रहा था, उनको बदहजमी होने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये किंगडम मोनेरा को हम क्यों ना चेंज कर दें, किंगडम मोनेरा में एक और किंगडम बना दें, हम किंगडम मोनेरा में हम अलगौजी करवा दें। तो उन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा को, अभी हम बात करें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो किंगडम मोनेरा को अगर हम बात कर रहे हैं, किंगडम मोनेरा की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको 2 और भागों में बांट दिया गया। पहला किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम आर्कीबैक्टीरिया, किंगडम यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया में बांट दिया गया। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गए, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। अब मजे की बात यहां पर यह है कि हम बात करते हैं मजे की क्या है, तो सबसे पहले इसको नोट करो, फिर मजे की बात मैं आपको बताऊंगा। मजे की बात में हम बात कर रहे हैं तो इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान समय ही 3 डोमेन सिस्टम आया था। 3 डोमेन सिस्टम, 3 डोमेन पद्धति आई थी। 3 डोमेन पद्धति आई थी। इसमें क्या हुआ कि सभी जीवों को 3 डोमेन में बांट दिया गया, 3 बड़े बड़े डोमेन में। ठीक है, 3 डोमेन में बांट दिया गया। डोमेन का मतलब होता है भैया डोमेन। कौन कौन से 3 डोमेन थे उसका नाम देखो। डोमेन आर्किया, डोमेन को हिंदी में हम डोमेन ही कहते हैं, इसलिए हम एक ही नाम लिख रहे हैं। हिंदी वाले भाई कोऑपरेट करिए। डोमेन फर्स्ट, जिसको नाम दिया उन्होंने आर्किया, हिंदी में भी आर्किया। डोमेन सेकेंड, डोमेन सेकेंड, डोमेन सेकेंड जिसको उन्होंने नाम दिया यूबैक्टीरिया। ठीक है, आर्किया कहिए या आर्की बैक्टीरिया, इसको हमने नाम दिया यूबैक्टीरिया। और डोमेन थर्ड जो था, तीसरा डोमेन, डोमेन थर्ड, इसको नाम दिया गया यूकैरिया। क्या नाम दिया गया? यूकैरिया। अब मजे की बात यह है कि आर्किया में, आर्की बैक्टीरिया में रखा गया आर्की बैक्टीरिया को, जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है मेरे प्यारे दोस्त, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया को आर्किया में स्थान दिया गया। यू बैक्टीरिया को यूकैरिया में या यू बैक्टीरिया में स्थान दिया गया। ठीक है, यू बैक्टीरिया। देन जो आपका यूकैरिया है, इस यूकैरिया के अंदर 4 लोगों को रखा गया। कौन कौन से भैया? प्रोटिस्टा को रखा गया, प्रोटिस्टा को रखा गया। देखो भाई मेरा स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक होता है, आप चेक कर लीजिएगा। प्रोटिस्टा को नाम दिया गया। फिर उसके बाद फंजाई को रखा गया, प्लांटी को रखा गया और एनिमालिया। जैसे सभी किंगडम को, जगत को डोमेन यूकैरिया में स्थान दे दिया गया। तो आपको अगले क्लास से पढ़ने को मिलेगा किंगडम मोनेरा क्या होता है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या होता है, किंगडम फंजाई क्या होता है, किंगडम प्लांटी क्या होता है, किंगडम एनिमालिया क्या होता है। इन सभी के बारे में सेपरेट क्लासेस।
तो मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी बातें आज की इस क्लास में मैंने बताई है वो सभी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए।